नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज की आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं उमेश मौर्य आज भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ और भी जानकारी, और ये जानकारी आपके स्टैटिक नॉलेज को बढ़ा सकती है या इस जानकारी पे बेस्ड कुछ और भी सवाल बन सकते हैं आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has inaugurated आयुष वन, a dedicated forest for आयुर्वेदिक प्लांट्स? आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, श्री नरेंद्र मोदी, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री हर्षवर्धन, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो इनमें से सही विकल्प मैं आपको बता दूं, सही विकल्प यहाँ पे है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। तो यहाँ पे आपको नाम याद हो जाना चाहिए जी, श्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि आयुष मंत्री हैं। तो इन्होंने यहाँ पे आयुष वन को इनॉग्रेट किया है, और मैं आपको बताऊं कि ये जो इनॉग्रेशन है या ये जो आयुष वन स्टैब्लिश किया गया है वो गांधीधाम में स्टैब्लिश किया गया है। पूरे 30 एकड़ की जमीन में इस वन को स्टैब्लिश किया गया है। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो वन है, वो आयुर्वेदिक प्लांट्स के लिए डेडिकेटेड है जी। मतलब वहां पे बहुत सारी जो सैपलिंग्स की जानी है पौधों की, वो प्लांट्स जो होंगे वो मेडिसिनल पर्पज एक तरीके से उनका रहेगा या मेडिसिनल एडवांटेज देंगे वो, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वन है ये, और ये वन जो है वो 30 एकड़ की जमीन में लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस वन के लिए जो 30 एकड़ की जमीन मुहैया कराई गई है वो डीपीटी के द्वारा मुहैया कराई गई है। डीपीटी यानी कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जी। तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने, डीपीटी ने यहां पे 30 एकड़ की जमीन दी है गवर्नमेंट को, राइट। तो उसी के तहत यहाँ पे इस जमीन में वन स्टैब्लिश किया गया है, और ये टोटली डेडिकेटेड है आयुर्वेदिक प्लांट्स के लिए, राइट। दूसरा यहाँ पे मकसद ये भी एक तरीके से पूरा होता है कि कच्छ रीजन, मतलब कि कच्छ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आने वाला जो अर्बन एरिया है, उस अर्बन एरिया में ग्रीनरी को इंक्रीज करना है, या वहां पे ग्रीनरी डेंसिटी को बढ़ाया जाना है, या ट्री कवर को बढ़ाया जाना है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लें, किस तरीके से इसको प्लान किया गया है, इसका किस तरीके से आयुष में आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से रोल होने वाला है, ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर पढ़ लेने चाहिए, राइट। और यहाँ पे ऑप्शंस के टर्म में आपको सब कुछ पता है कि ये श्री नरेंद्र मोदी, श्री हर्षवर्धन, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब वेल नोन पॉलिटिशियंस हैं, और श्री नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, राइट। आपको डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए कि अभी इनमें से कौन किस फील्ड का मंत्री है या कौन किस फील्ड के मंत्री के पद से हट गया है, राइट। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो प्रेजेंट में और स्टैटिक पार्ट को भी कहीं ना कहीं जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The US has named India and 10 other countries as the countries most affected by climate change. Which country is not among this list? अमेरिका ने भारत और 10 अन्य देशों को जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों के रूप में शामिल किया है। कौन सा देश इस सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक या नेपाल। तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सही उत्तर है नेपाल जी। तो नेपाल को छोड़कर यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और भी कंट्रीज हैं जिनको यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों के रूप में शामिल किया गया है। मतलब यूएस की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसने एक तरीके से शोध किया है, रिसर्च किया है कि किस तरीके से आने वाला जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो इन कंट्रीज को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया ऑलरेडी इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, और यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक ये कंट्रीज तो हैं ही, साथ में ग्वाटेमाला, हैती, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोलंबिया, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, इन कंट्रीज को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और आपको इनका नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे तो जो ऑप्शंस बना के दिए हैं वो इंडिया के टर्म में या इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क है उनके टर्म में ये बना के दे दिया है, लेकिन आपको ये सारे नाम याद हो जाने चाहिए इन कंट्रीज के, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये जो लिस्ट बनाई गई है वो यूएस के द्वारा बनाई गई है, और इसमें ये बताया गया है कि जो आने वाला ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स हैं, उसके जो हैजार्डस इफेक्ट्स हैं वो
इन कंट्रीज को सबसे पहले प्रभावित कर सकता है या सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है। और इसमें यह भी बताया गया है, चेतावनी दी गई एक तरीके से कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स होंगे उनमें सबसे ज्यादा एक तरीके से लोग सूखे का सामना कर सकते हैं, या यहाँ पे पानी और बिजली की मूलभूत सुविधाएं एक तरीके से या मूलभूत जरूरतें यहाँ पे कमी हो सकती है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको आप डिटेल में पढ़ लें, कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has test fired its first indigenous space rocket the Nuri? किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट द नूरी का परीक्षण किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या इंडिया। तो सही उत्तर आप यहाँ पे जान ले, सही उत्तर यहाँ पे है दक्षिण कोरिया जी। तो साउथ कोरिया ने यहाँ पे अपनी पहली इंडिजिनस स्पेस रॉकेट को यहाँ पे टेस्ट किया है, और इस स्पेस रॉकेट का जो नाम रखा गया है वो है द नूरी, राइट। तो नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए, इसके टर्म में रिलेवेंट कंट्री का नाम याद हो जाना चाहिए, और ये किससे रिलेटेड है ये नाम, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए जी। ये एक स्पेस रॉकेट है जो कि इंडिजिनस है, यानी कि स्वदेशी विकसित रॉकेट है साउथ कोरिया के द्वारा, राइट। तो साउथ कोरिया ने यहाँ पे इस रॉकेट के थ्रू एक सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहा, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो इस सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर पाया है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि इस स्पेस रॉकेट के थ्रू साउथ कोरिया जिस सैटेलाइट को लॉन्च करना चाह रहा था, जिस मिशन को लॉन्च करना चाह रहा था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा है, राइट। थोड़ा सा मैं इसके फीचर्स आपको बता दूं, ये जो रॉकेट है वो 1.5 टन का पेलोड ले सकता है, और इस रॉकेट के थ्रू जो सैटेलाइट की एस्टेब्लिशमेंट की जानी थी या सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना था, वो 600 to 800 किलोमीटर जो अर्थ की अबव ऑर्बिट है, मतलब अर्थ के अबव जो ऑर्बिट है 600 to 800 किलोमीटर, उस ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही, राइट। तो अपने आप में ये फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आपको याद कर लेना चाहिए, रिलेवेंट कंट्री याद कर लेनी चाहिए, और रिलेवेंट यहाँ पे फील्ड याद कर लेनी चाहिए, लाइक यहाँ पे ये स्पेस रॉकेट से रिलेट करता है, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं पूछ सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which payment bank has been imposed a penalty of ₹1 करोड़? किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पे टेक या जियो पेमेंट्स बैंक। तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे है पेटीएम पेमेंट्स बैंक जी। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे यहाँ पे आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। जुर्माना कितना लगाया है? 1 करोड़ रुपए का जी। किस लिए लगाया है ये भी आप जान लें। तो आरबीआई ने कुछ रूल्स का वायलेशन यहाँ पे पाया है, मतलब कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा कुछ रूल्स को वायलेट किया गया है, और ये जो रूल्स हैं वो अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के मतलब उसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं या जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं उनको वायलेट करने के टर्म में यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, राइट। तो अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए, इन्होंने क्या किया है, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं या उसमें जो रूल्स दिए गए हैं उनको वायलेट करने के टर्म में यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है। मैंने आपको रिपीट कर दिया बिकॉज इसके टर्म में भी आपको क्वेश्चन पूछ के दे सकता है, राइट। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। दूसरा मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आरबीआई ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये पाया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई थी लाइसेंस लेते समय या जो ऑथराइजेशन कराते समय इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशंस रखी थी, आरबीआई के पास इंफॉर्मेशंस दी थी, बाद में वो इंफॉर्मेशंस एक तरीके से फैक्चुअल, उन इंफॉर्मेशंस में बहुत सारे फैक्चुअल एरर्स मिले हैं, राइट। तो एक तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है यहाँ पे जुर्माना का, मतलब कि यहाँ पे इंफॉर्मेशंस के टर्म में भी बात हो रही है और यहाँ पे सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के रूल्स को वायलेट करने के टर्म में भी बात हो रही है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे ये जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं आरबीआई ने एक और फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है उस पर भी जुर्माना लगाया है, उसका नाम है वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। तो वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी 27.8 लाख का जुर्माना लगाया गया है और उन पर भी ये एक तरीके से पाया गया है, अपनी ऑब्जर्वेशन में आरबीआई ने पाया है कि उन्होंने पर ईयर की जो रेमिटेंसेज होती हैं, जो रेमिटेंसेज अलाउ की जाती हैं आरबीआई के द्वारा,
उसको इन्होंने वायलेट किया है, राइट, मतलब कि उस लिमिट को इन्होंने क्रॉस किया है। तो दो नाम आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इस पे जुर्माना लगाया गया 1 करोड़ का, और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज जिस पे 27.8 लाख का जुर्माना लगाया गया है, राइट। अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने ऑप्शंस दिए हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनोपे टेक, जियो पेमेंट्स बैंक, ये सारे के सारे जो हैं पेमेंट्स बैंक हैं। पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं, किस तरीके से उनका रोल होता है, या उनको किस तरीके से लाइसेंस दिया जाता है, उनके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, आरबीआई किस तरीके से उनको रेगुलेट करता है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में जरूर पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has announced to launch new social media platform Truth Social? किसने नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, डोनाल्ड ट्रंप, मार्क जकरबर्ग, झांग एमिंग या जैक डॉर्से। तो यहाँ पे सही उत्तर आप जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है डोनाल्ड ट्रंप जी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की है कि वो एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा ट्रुथ सोशल जी। आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, और ये भी शायद आपको याद होगा कि कई सारे मौकों पे डोनाल्ड ट्रंप को कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बैन किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक उनके अंदर मोटिवेशन का पार्ट हो सकता है कि उनको कई जगह से बैन किया गया था, तो इस वजह से इन्होंने अपना खुद का ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की सोची है, राइट। आपको मालूम होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बनने से पहले भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, उनकी बहुत सारी कंपनी चलती हैं, और उन्हीं सारी कंपनीज में से एक कंपनी है ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं TMTG, राइट। तो TMTG के तहत यहाँ पे इस ऐप की लॉन्चिंग की जानी है। इस ऐप का नाम होगा ट्रुथ सोशल, या इस प्लेटफॉर्म का नाम होगा ट्रुथ सोशल, राइट। तो कंपनी क्या है? TMTG, यानी कि ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, राइट। तो बहुत अच्छे से नाम याद हो जाना चाहिए आपको। इसी के तहत यहाँ पे इसकी लॉन्चिंग की जानी है, और अभी जो इसकी लॉन्चिंग होगी वो एक तरीके से शुरुआती दौर पे की जाएगी। कुछ प्लेटफॉर्म पे इसको रखा जाएगा या कुछ रीजन में इसको रखा जाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2022 में ये पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से इसको पब्लिकली लॉन्च किया जा सकता है, राइट। तो ये तो आने वाला समय बताएगा किस तरीके से ये यूजफुल है या किस तरीके से ये एडवांटेज देने वाला होगा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, राइट। अगर आप यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें, मार्क जकरबर्ग, झांग एमिंग, जैक डोर्सी, तो ये भी आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए, वेल नोन नाम है। मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, और झांग एमिंग जो हैं वो टिकटॉक के फाउंडर रहे हैं, और जैक डॉर्से जो हैं वो ट्विटर के फाउंडर हैं। तो ये अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। इनके टर्म में भी आप डिटेल में जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग's अटल इनोवेशन मिशन AIM launched the digital book. What is the name of this book? नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM ने डिजिटल बुक लॉन्च की है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इनोवेशन फॉर ऑल, इनोवेशन फॉर यू, इनोवेशन फॉर हेल्थ सिस्टम, या इनोवेशन फॉर एजुकेशन। तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे है इनोवेशन फॉर यू जी। तो ये एक डिजिटल बुक है, और इस डिजिटल बुक को लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन या AIM, राइट। ये नाम बहुत अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। आपको मैंने इसके टर्म में डिटेल में वीडियो बना के दी थी, एक तरीके से मतलब एक क्वेश्चन के टर्म में ही इसको मैंने समझाया था, लेकिन बड़े डिटेल में इसको समझाया था। आप इसको डिटेल में फिर से सर्च करें, अगर आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद नहीं किया है, नोट नहीं किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मिशन है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, याद करें। अटल इनोवेशन मिशन जी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिजिटल बुक की। अटल इनोवेशन मिशन ने इस डिजिटल बुक को लॉन्च किया है, और ये जो डिजिटल बुक है वो बेसिकली कंपाइलेशन है उन स्टार्टअप कंपनीज के सक्सेस स्टोरीज की, जिन स्टार्टअप कंपनीज को AIM के तहत शुरू किया गया था, या जो AIM के तहत काम कर रही हैं। और इनका जो काम करना है वो बेसिकली हेल्थ सेक्टर में काम करना है, और हेल्थ सेक्टर में भी बेसिकली उस फील्ड में काम करना है जो सोशल रिलेवेंट कुछ बेसिक बीमारियां हैं, लाइक एनीमिया है, मलेरिया है,
डेंटल केयर है, मेंटल केयर है, और जो छोटे बच्चे हैं मतलब जिनको शिशु बोला जाता है, इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर, इन सारी फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक एक तरीके से बीमारियां या बेसिक प्रॉब्लम्स बोली जाती हैं हेल्थ सेक्टर में, उसमें काम करने वाली ये स्टार्टअप कंपनीज हैं। और ये स्टार्टअप कंपनीज अटल इनोवेशन मिशन के तहत काम कर रही हैं, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ें। और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जरूर इसमें हासिल करनी चाहिए कि ये मिशन कब शुरुआत की गई थी, इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी, किन पॉइंट्स के साथ इसको रखा गया था, मतलब किन उद्देश्यों के साथ इसको शुरू किया गया था, उन उद्देश्यों में किस तरीके की पूर्ति अभी तक आई है, मतलब कि किन किन उद्देश्यों को अभी तक यहाँ पे एक तरीके से किन उद्देश्यों में अभी तक ये मिशन कामयाब रहा है या किसमें अभी तक ये काम चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डिटेल में जाना, डिटेल में जरूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए और याद करिए, एग्जाम टाइम में रिवाइज करके भी जाइए। तो यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। और अगर आप करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन फिल्टर्ड फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे विजिट करिए। वहां पे आपको करंट अफेयर्स डेली दी जाती है, यानी कि जो डेली करंट अफेयर्स है वो वहां पे दी जाती है डिफरेंट फील्ड्स की, चाहे वो स्पोर्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, नेशनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो। इन सारे फील्ड से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। आप उनको वहां पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं या उनकी बाकायदा आप एक नोट्स बना सकते हैं ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाएं और एग्जाम में डायरेक्टली उसकी हेल्प ले पाएं। आज की वीडियो यहीं तक, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।